स्टूडेंट, मेरा नाम है डोमन सिंह चंद्राकर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी का। और जीएसटी की जो एंट्री है वो टैली पर कैसे करते हैं वो आज के इस सीट के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने नंदी कपूर का सीट लिया था और उस नंदी कपूर के सीट के माध्यम से यह सीखा था कि एक कंपनी कैसे बनानी है, लेजर कैसे बनाने हैं और ट्रांजेक्शन को कैसे पूरा करने हैं। आज हमारे पास जो सीट है वो है वॉल्यूम 2 का और इस सीट के माध्यम से हम सीखेंगे कि एक जीएसटी वाली कंपनी कैसे बनानी है, उसके अंदर जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करने हैं और साथ ही परचेज और सेल की एंट्री कैसे करनी है और बहुत सारे टॉपिक जो इस सीट के अंदर आपको मिलते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इस सीट को डाउनलोड कर लें और शीट के साथ ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए और सही तरीके से आप घर बैठे ही ट्रांजैक्शन को सीख सकें और ट्रांजैक्शन को अपने टैली पर एंट्री कर सकें। इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम इस सेट के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है परचेज और सेल का। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि हम मतलब श्री राम जो क्या कर रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपए बैंक के माध्यम से लगा रहा है। यही क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन नंदी कपूर की तरह नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन जो है जीएसटी वाला है। मतलब यहाँ पर श्री राम नाम का जो व्यक्ति है उसका एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, श्री राम कंप्यूटर शॉप, जो जीएसटी के अंदर क्या है पंजीकृत है। तो जो जीएसटी के अंदर पंजीकृत है इसलिए उनका खुद का एक अलग जीएसटी नंबर है। ठीक है बेटा, अभी तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पर हमने प्रैक्टिस के लिए अपना जीएसटी यूज कर रहे थे, तो बार बार वही जीएसटी नंबर डाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, अलग अलग बिजनेस का, अलग अलग कंपनी का अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। तो यहाँ पर जो जीएसटी नंबर दिख रहा है वो किस कंपनी का है, श्री राम कंप्यूटर शॉप का जीएसटी नंबर है। उसका टाइप ऑफ डीलर लिखा हुआ है, उसका डिटेल लिखा हुआ है, उसका बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, एफसी कोड लिखा हुआ है। ये सारा कुछ खाता बनाते समय हमको डालना है और यही डिटेल हम आज सीखेंगे। क्लियर है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना टैली प्राइम ओपन करना पड़ेगा और टैली प्राइम ओपन करके ये जो डिटेल है कंपनी बनाते समय डालना है। तो एक बार फिर से कंपनी कैसे बना रहे हैं, कंपनी के अंदर डिटेल कैसे डाल रहे हैं वो फिर से हम यहाँ पर जीएसटी के तहत देख रहे हैं। क्लियर है? कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर जो कुछ भी आ रहा है इसको हम स्केप कर देंगे और स्केप करने के बाद यहाँ से हम आ जाएंगे क्रिएट कंपनी के अंदर। क्लियर है? क्रिएट कंपनी आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है नेम ऑफ कंपनी, जो कि आपके सीट में दिया हुआ है। तो नेम ऑफ कंपनी क्या है, श्री राम कंप्यूटर शॉप। खोलने वाला कौन है, श्री राम कंप्यूटर, खोलने वाला कौन है, श्री राम, और कंपनी का नाम क्या है, श्री राम कंप्यूटर शॉप। मतलब जो कंपनी का नाम रहेगा वही कंपनी का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं श्री राम कंप्यूटर शॉप करके। क्लियर है? ये हमने डाल दिया। मेलिंग नेम आप डाल देंगे। एक दूसरी टेक्निक मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे क्या होंगे कंप्यूटर के अंदर डबल बनाएंगे, तो हो सकता है वहां पर आपका कंफ्यूजन क्रिएट रहे कि हमारा कौन सा है उनका कौन सा है, इसलिए कंपनी नेम पर ब्रैकेट में आप अपना नाम जरूर लिखेंगे। क्लियर है? नीचे मेलिंग पे नहीं लिखेंगे, जैसे नंदी कपूर पे आप कर रहे थे वैसा आपको करना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अगला डालना है आपको एड्रेस। तो एड्रेस है आपका रायपुर, आपने डाल दिया। स्टेट क्या है, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ ले लेंगे। पिन कोड लिखा हुआ है 490042। फिर टेलीफोन नंबर है 9644454784। ठीक है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, फैक्स नंबर नहीं दिया हुआ है इसलिए एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ईमेल आईडी दिया हुआ है तो ईमेल आईडी आप डाल देंगे, जो भी ईमेल आईडी रहेगा वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। क्लियर है? वेबसाइट दिया है, वेबसाइट आप डाल देंगे।
ये हमने डाल दिया, क्लियर है। उसके बाद एंटर करके आगे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर डालना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1/4/19। ट्रांजेक्शन कब से स्टार्ट हो रहा है, 1/4/19, इसलिए बुक बिगिनिंग डेट पे क्या आएगा, 1/4/19 ही आएगा। क्लियर आता, प्रवेश समझ में आ गया बेटा, ठीक है। एंटर कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारा कंपनी फीचर्स। ये जो ऑप्शन आता है इसे हम कौन सा फीचर्स बोलते हैं, कंपनी फीचर्स। कई बार ये फीचर्स अगर आपने जल्दबाजी में ऑन नहीं किए हैं तो इस फीचर्स को लाने के लिए F11 बटन दबाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसे कौन सा बोलते हैं, कंपनी फीचर्स। तो कंपनी फीचर्स में हमें कंपनी के अंदर जो जो फीचर्स चाहिए होता है उन्हीं फीचर्स को ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो हमें इस कंपनी के अंदर क्या करना है, जीएसटी मेंटेन करना है, इसलिए जीएसटी ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। और कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर कंपनी में डालना पड़ेगा, क्लियर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जाएंगे इस ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से जो बाय डिफॉल्ट यस है इसको यस कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो डिटेल रहेगा वो डिटेल डालेंगे। जैसे कि स्टेट क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ है, टाइप ऑफ डीलर क्या है हमारा, रेगुलर है, जीएसटी एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2019 को हो रहा है। जो जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे 22ADK ठीक है, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर हमने मंथली ले लिया और यहाँ से हम इस ऑप्शन को अभी फिलहाल नो करके चलेंगे, क्लियर आता है। एंटर कर देंगे, एंटर करके आप एक्सेप्ट कर देंगे, ये बन गई आपकी कंपनी, क्लियर आता है। अब कंपनी बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, पहले ट्रांजेक्शन को पूरा करना है। पहले ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर के अंदर, क्योंकि हम डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं, वाउचर पर ही पूरा काम करना चाहते हैं, वाउचर से खाते बनाना चाहते हैं, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, वाउचर के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है वो पहला ट्रांजेक्शन कहाँ पर लिखा जाएगा, रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि ऑनर जो है बिजनेस में पैसा लगा रहा है और बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसे की प्राप्ति हो रही है और प्राप्ति की एंट्री हम क्या करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में। इसलिए यहाँ पर कौन सा वाउचर डालेंगे हम, रिसिप्ट वाउचर, क्लियर है। F6 बटन दबा दिए, रिसिप्ट वाउचर आ गया। सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट का खाता क्या रहेगा, यहाँ पर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, चलेगा। आप तो सीख चुके हैं कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, समझ में आ रहा है। जो हमारा ऑनर पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, और उसी पूंजी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैपिटल, क्लियर है। आप चाहें तो आगे थोड़ा सा नाम लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हमने क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट लिख दिया, ग्रुप क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। यहाँ से इनका जो एड्रेस है वो एड्रेस दोबारा डालेंगे और यहाँ पर जो जो डिटेल रहेगा, जैसे कि रेगुलर, ठीक है, उसका जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्लियर है। एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको डालना है। तो कितना है, 20 लाख रुपए। अब डेबिट क्या होगा, HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो खाता है या बैंक से संबंधित जो खाते हैं ये आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन इस बार बैंक खाता बनाते समय बैंक का अकाउंट नंबर IFSC कोड को भी डालना है, क्लियर है ना, क्योंकि क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से Alt+C करके जाएंगे और यहाँ पर हम बना लेते हैं बैंक का कौन सा खाता है, HDFC। तो यहाँ से बना लेते हैं HDFC बैंक अकाउंट, ये हो गया। ग्रुप क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। जैसे हम बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका अकाउंट नंबर। तो इसी जगह पे आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर डालना है। अब करते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात कि यहाँ पर डालने से हमें क्या फायदा होगा। पिछले बार भी तो हम खाता बना रहे थे, बिना अकाउंट नंबर IFSC कोड डाले खाता बना रहे थे, हमारा ट्रांजैक्शन साफ और क्लियर हो रहा था, कहीं पर ट्रायल बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस में कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन यहाँ पर खाता नंबर, IFSC कोड या ब्रांच नेम डालने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बड़े बिजनेस में जाते हैं, एक अच्छे बिजनेस में जाते हैं, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, लेन देन बहुत सारा होता है। और लेन देन जब बहुत सारा होता है तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को कोई बिल फाड़ के देते हैं। जब कोई कस्टमर हमसे कोई माल खरीदने आता है तो कस्टमर को हम क्या करते हैं, बिल बना के देते हैं। अब कोई कस्टमर क्या करता है, कैश पेमेंट करता है, और कोई कस्टमर उधार में पेमेंट करके या उधार लेके चला जाता है, और कोई कस्टमर जो है बाद में जाके
बैंक के माध्यम से पेमेंट करता है, तब जो बैंक से पेमेंट कर रहा है, बाद में पेमेंट कर रहा है, तो उसे बार बार हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट नंबर भेजना पड़ता है, व्हाट्सअप कर दो, बार बार वो उनका रिक्वेस्ट रहता है। कई बार ऐसी स्थिति भी देखने में आता है कि जैसे कि मैंने इनको माल बेचा, अभी ले जाते समय सर मैं तो बैंक से पेमेंट कर दूंगी, लिख के लेके गई, बाद में फिर वहाँ जाके बोलते हैं सर वो अकाउंट नंबर गुम हो गया, आप फिर से दोबारा भेज देंगे क्या? तो 20 दिन तक 30 दिन तक पेमेंट नहीं आया, फिर उनको जब कॉल करो मैडम पेमेंट कर दो, तो वो बोले कि सर आपका तो अकाउंट नंबर नहीं था, मैं पेमेंट कहाँ से कर पाऊँ? समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारे शिकायतें वहाँ पे आ जाती हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज वहाँ से निकल जाते हैं कस्टमर के एंड से। किस कारण से? क्योंकि उनके पास अकाउंट नंबर नहीं। तो हम चाहते हैं कि वो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कोड, ये सारा कुछ बिल पे ही लिख के आ जाए। समझ में आ रहा है ना? बिल पे लिख के आएगा तो आइटम के साथ जो बिल बनाएंगे उसमें लिखा रहेगा, तो वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं डाल पाएगा कि ये अकाउंट नंबर मेरे पास नहीं था। उसके लिए ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारा डिटेल डालते हैं ताकि वो चीज़ें रिपोर्ट पर, बिल पर प्रिंट आउट होके आए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट नंबर क्या है? 5001231766 ना, 989। उसके बाद IFSC कोड डालना है, HDFC 0004300, ये हमने डाल दिया। एक होता है स्विफ्ट कोड। क्या होता है मालूम है? स्विफ्ट कोड आजकल बहुत प्रचलन पे है, क्योंकि आजकल के बच्चे यूट्यूबर हैं, फेसबुक में वीडियो डालते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, टिकटॉक, समझ में आ रहा है ना? मतलब वहाँ से कुछ न कुछ इनकम आ रहा है उनके पास। तो जो बाहर से जो इनकम आता है, उस इनकम को करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। बाहर से जो हम अर्निंग करते हैं वो डॉलर पे आता है, और यहाँ पर चल रहा है इंडियन करेंसी, तो डॉलर से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट करने के लिए बैंक के पास एक कोड होना चाहिए जिसको बोलते हैं स्विफ्ट कोड। ठीक है? अगर इस प्रकार का अगर आपका लेन देन है तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है लेन देन, इसलिए हम यहाँ पर उसको हटा के चल रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? आगे जाएंगे, फिर बैंक नेम आ जाएगा। देखो ऑनलाइन कनेक्टेड है, बैंक नेम डाल देंगे। बैंक नेम क्या है आपका? HDFC बैंक इंडिया। ठीक है, ये हो गया। फिर ब्रांच क्या है आपका? ब्रांच क्या है? रायपुर है, रायपुर डाल देते हैं ब्रांच। ठीक है, उसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये बन गई आपकी कंपनी, आपका खाता। कौन सा खाता? HDFC बैंक का खाता। एंटर कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट जो है चेक में हो रहा है क्या? नहीं, तो स्पेस बटन दबाएंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, चेक, DD, ई फंड ट्रांसफर, अदर। जब अगर आप चेक के माध्यम से पेमेंट रिसीव कर रहे हो या चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो तो आपको लेना है चेक। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मतलब जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो लेना है आपको ई फंड ट्रांजैक्शन। और उसके अलावा कुछ भी ऑप्शन हो तो उसके लेना है अदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अदर, क्योंकि डायरेक्ट कैश को बैंक में जमा की जा रही है। कितना? 20 लाख। क्लियर है? एंटर कर देंगे। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब यही छोटे छोटे डिटेल को हमको पढ़ना है ताकि हम आगे जाके अच्छे से बना पाए। क्लियर है? क्वेश्चन का कुछ हिस्सा हमने क्लियर किया है, उसके अंदर और बहुत सारे नोट्स हैं, इस नोट्स पे भी ध्यान देना है। क्लियर है? ये वाला समझ में आ गया, ये हिस्सा समझ में आ गया। नॉर्मल सा हिस्सा था, ट्रांजेक्शन हमने कर लिया। आप देखते हैं यहाँ पर पहला रिक्वायरमेंट क्या है? एक बिजनेस का रिक्वायरमेंट, एक बिजनेस का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है ताकि हम बिजनेस को अच्छे से समझ पाएँ। तो उसके लिए फिर से मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन पे समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन लिखा है, सेट चेक नंबर 483499 to 483699 and the checkbook name HDFC 001 on HDFC बैंक अकाउंट। क्या होता है कि जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, एक दुकान के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, तो बार बार आप चेक काटते हैं। और जब आप चेक काटते हैं तो चेक का जो डिटेल होता है उसके फ्रंट पेज में लिखना पड़ता है कि हमने किसको चेक दिया, कितने का चेक दिया, ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई अमाउंट अगर मिसमैच होता है, तो उस अमाउंट का रेफरेंस को ध्यान पर रखते हुए हम आसानी से उसको ट्रैक कर पाए। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार टैली के अंदर भी हम चाहते हैं कि बार बार हम चेक को लिखें, चेक नंबर लिखें।
तो बार बार चेक नंबर लिखेंगे मतलब क्या है, मैनुअल लिखना पड़ेगा। कहाँ पर लिखना पड़ेगा, नरेशन के अंदर। कहाँ लिखना पड़ता है, नरेशन देखिए लास्ट में जो आता है वाउचर के नीचे नरेशन आता है, वहाँ पर हमें चेक नंबर लिखना पड़ेगा। तो मैनुअल जब हम लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि मैनुअल में ओवरराइट हो जाता है, डबल टाइप हो जाता है, पिछला भूल जाते हैं कौन सा नंबर लिखे थे, दूसरा उसी को लिख देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है, जिससे हम ट्रांजेक्शन को पहचानने में या उसको पकड़ने में हमारे लिए क्या होती है, मुश्किल हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम चेक से कोई ट्रांजेक्शन करें तो चेक नंबर ऑटोमेटिक आ जाए, हमें चेक नंबर लिखने की जरूरत ना पड़े। अगर हम पहला ट्रांजेक्शन काट रहे हैं तो पहला चेक नंबर आ जाए, दूसरा चेक से काट रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाए, तीसरे से काट रहे हैं तो तीसरा आ जाए। मतलब जितनी बार चेक से पेमेंट करेंगे उतनी बार चेक का नंबर वहाँ पर ऑटोमेटिक आए, चेक को हमको नॉर्मल तरीके से मैनुअल तरीके से लिखने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि जो हमारा HDFC बैंक का खाता है उस HDFC बैंक के खाते पे जाकर चेक नंबर को इस सीरीज में सेट करना है। क्लियर है, कहाँ से सेट करना है, बैंक के खाते पे। कौन सा बैंक के खाते पे, HDFC बैंक। कौन सा नंबर सेट करना है, चेक नंबर। चेक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो चेक नंबर को जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो ये चेक नंबर हम ऑटोमेटिक कैसे सेट करते हैं, कैसे लाते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर, समझ में आया? किसी को डाउट है क्या, ये क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ताकि ट्रांजेक्शन करते समय चेक नंबर ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कैपिटल यहाँ से फिर से वो कर रहा हूँ, पेमेंट वाउचर पे कर रहा हूँ एग्जाम्पल के दिखाने के लिए, और यहाँ पर मैंने 34,000 रुपये का भुगतान किया, मान लीजिए चेक में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, HDFC बैंक डालूंगा। जैसे डालूंगा देखो यहाँ पर चेक आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक रेंज डालना पड़ेगा, इंस्टेंट नंबर मतलब जिसको हम बोलते हैं चेक नंबर बोलते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर बोलते हैं, वो लिखना पड़ेगा, या तो नरेशन पे आके हमको लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा समय वेस्ट होता है, या तो हम ओवरराइट कर देते हैं, कुछ नंबर को मिस कर देते हैं, इससे आगे जाके ट्रांजेक्शन को पकड़ने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही चेक लें तो चेक नंबर ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर दें, और वहाँ से हम जिस चेक नंबर को सिलेक्ट करें वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए, लिखने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है ना? कब, जब आप चेक का भुगतान करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक खाते पे जाके आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस करना है, खाता पहले से बना हुआ है, खाता पहले से बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाके फिर क्या हो जाएंगे आप, लेजर, क्योंकि ये खाता है, कौन सा खाता, HDFC बैंक का खाता। अब HDFC बैंक के खाते पे हम क्या करना चाहते हैं, चेक नंबर को सेट करना चाहते हैं। HDFC बैंक के खाते पे क्या करना चाहते हैं, चेक नंबर को सेट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे बैंक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन लिखा हुआ है, दिख रहा है, लगा दो बेटा उसको। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, देखो बैंक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन लिखा हुआ है, ऊपर डिटेल हमने डाल लिया है। हमें क्या करना है, इस बैंक से संबंधित और जो डिटेल है जो हम ऑटोमेटिक लाना चाहते हैं वो डिटेल हम यहाँ पर डालना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जाएंगे और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट अल्टर रेंज ऑफ चेक बुक। तो हमारे पास जो चेक बुक है उस चेक बुक का डिटेल हम यहाँ पर डालना चाहते हैं ताकि चेक जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाए। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है, तो वो नंबर आपको डालना है। तो चेक नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 483499, ये हमने डाल दिया। फिर 2 नंबर कहाँ तक है, 483699। तो देखेंगे टोटल चेक जो है हमारे पास वो है 201। क्लियर है? तो हमारे पास जो चेक बुक है उस चेक बुक में कितने पेज है, 201 चेक बुक है। क्लियर है? इसका जो चेक बुक नाम है वो चेक बुक नाम यहाँ पर डालना है। तो चेक बुक नाम क्या है आपका, HDFC 001, ये हमने डाल दिया। ये चेक बुक नाम है। एक बिजनेस के अंदर एक बैंक के कई चेक बुक होते हैं, वो चेक बुक नाम आपको यहाँ पर डालने होते हैं, ठीक है, ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा चेक बुक आप यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अब मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ चेक से, तो देखिए अब चेक बुक चेक नंबर ऑटोमेटिक आ गया।
अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने बार हम चेक काटते जाएंगे उतने बार वो नंबर चेंज होते जाएंगे। क्लियर है? तो इसी नंबर को यहाँ पर ऑटोमेटिक लाने के लिए हमने क्या किया था, बैंक खाते पर अपना चेकबुक का नंबर सेट किया था, क्योंकि ये हमारी कंपनी का रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बेटा अगला क्वेश्चन है आपका नोट 2, सेट बिल नंबर ऑन वाउचर मंथली। आप सभी ने सेल्स और परचेज की एंट्री की है, याद है? सबने, मतलब कुछ लोगों को छोड़कर परचेज और सेल की एंट्री की है कि नहीं की है? अगर नहीं जानते परचेज और सेल तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम परचेज पे जाते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम जाते हैं सेल पे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक दुकान के अंदर काम करने के लिए जाएं तो सेल्स बिल पर सेल्स बिल बनाया जाता है सेल्स वाउचर के अंदर। तो जो सेल्स बिल हम काट के कस्टमर को दे रहे हैं वहाँ पर उनका बिल नंबर इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? बिल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट होगा? मान लीजिए मैं एक बिल काट रहा हूँ कीबोर्ड का, इनके लिए, काजल के लिए 250 रुपये का, जिसका बिल क्रमांक है 01, और मैं गलती से दूसरा बिल काटा जिसका भी बिल नंबर मैं 01 डाल दिया, उसका भी कीबोर्ड सेल किया था। अब दोनों के दोनों माल वापस करने के लिए आ गए, तो मुझे कंफ्यूजन रहेगा ना किसका बिल सही है और किसका गलत है। तो एक बिल के लिए बिल नंबर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जब भी आप रसीद बनवाते हैं, कच्चा रसीद भी बनवाते हैं, तो वहां पर बिल नंबर को प्रॉपर 1 by 1 आप मेंशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब आप सेल्स वाउचर की एंट्री करते हैं तो बिल नंबर यहाँ पर देखो 1 2 3 करके ऑटोमेटिक आता है। क्लियर है? या कई बार क्या होता है कि हमको मैनुअल डालने पड़ते हैं, तो क्या होता है कि बिल नंबर रिपीट हो जाता है। तो बिल नंबर रिपीट ना हो और मैनुअल डालने की जरूरत ना पड़े, और साथ ही जो बिल फॉर्मेट है यहाँ पर जो 1 2 3 करके आ रहा है ऐसा ना है, बल्कि हम जैसा जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट में हमारा बिल नंबर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल नंबर को वाउचर पर सेट करना, ताकि यहाँ पर वाउचर पर बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैं जो बोला समझ में आ गया? क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो बिल नंबर है, वाउचर नंबर है, इस वाउचर नंबर को हम क्या करना चाहते हैं, बिल नंबर बनाना चाहते हैं, ताकि बिल पर हमें बार बार नंबर मैनुअल डालने की जरूरत ना पड़े। और बिल नंबर भी ऐसा बनाना चाहते हैं जो कंप्यूटर प्रोवाइड ना करे, बल्कि हम जो फॉर्मेट में रखना चाहते हैं उसके हिसाब से हमारा बिल नंबर बने। ठीक है? तो मैं थोड़ा सा जीएसटी का डिटेल थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीएसटी में मैंने आपको 2 टाइप डीलर बताए, याद है? कौन कौन से डीलर? रेगुलर और कंपोजिशन। थोड़ा सा एक जानकारी आप समझ लीजिए कि जो रेगुलर डीलर होते हैं वो अपना जो रिटर्न होता है, गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट मंथली पे करता है, मंथली दिखाता है, और कंपोजिशन जो डीलर होता है वो क्वार्टरली दिखाता है। हाँ, तो मैं कहाँ पर था कि हमें क्या करना होता है, रेगुलर जो डीलर होते हैं, अगर मैं रेगुलर डीलर में कंपनी रजिस्टर्ड किया हूँ तो मुझे अपना जो रिटर्न है वो क्या करना पड़ेगा, मंथली के देना पड़ेगा, और कंपोजिशन को क्वार्टरली। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो मंथली बिल है, जो सेल बिल है, मुझे पता चले कि इस महीने का बिल है, अप्रैल का बिल मुझे अप्रैल का पता चल जाए, मई का मुझे मई में पता चल जाए, जब भी मैं देखूं। इसलिए यहाँ पर जो कंपनी है, ये कंपनी रेगुलर डीलर है, और ये कंपनी चाहती है कि जो बिल नंबर बनेगा उस बिल नंबर पे मंथ को सेट करें। ठीक है? फॉर्मेट दिया, देख लीजिए, आप समझ लीजिए फॉर्मेट क्या क्या दिया है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है कि जो बिल नंबर आएगा, जो भी बिल नंबर है, जैसे कि बिल नंबर है 01, तो 01 के पहले हमको लगाना है मंथ, कि कौन से महीने का बिल है। जैसे कि अप्रैल का बिल है तो क्या लगना चाहिए, अप्रैल लगना चाहिए। तो प्रीफिक्स मतलब आपका पहले क्या लगेगा। उसके बाद सफिक्स, सफिक्स में क्या लगेगा, ईयर, ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, कौन सा ईयर का बिल है। तो ये मान लीजिए 2019 का बिल है, तो 2019, तो हमारा बिल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस बिल फॉर्मेट के फायदे क्या हैं, एक तो हमें पता चल गया कि कौन से महीने का बिल है, फिर उस महीने में हमने कितना सेल किया वो पता चल जाएगा, और वो कौन से ईयर में सेल किया गया ये पता चल जाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं उस बिजनेस के अंदर इस प्रकार का बिल फॉर्मेट यूज करते हैं, जीएसटी के अंदर खास तौर पे। तो उसी प्रकार का बिल नंबर हम यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल नंबर सिर्फ 1 आ रहा है। अगर मैं कोई सेल आउट की एंट्री करता हूँ तो सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा। मुझे बार बार ये कंफ्यूजन रहेगा कि कौन से महीने का बिल है। क्लियर है ना? मुझे बार बार डेट देखना पड़ेगा, मैं डेट देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अप्रैल का बिल अप्रैल में आए, मई का बिल मई में आए,
और वो भी मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। अगर अप्रैल में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो अप्रैल का बने, मई में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मई में बने। समझ में आ रहे ना? तो ये सारा काम हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक करे, हमें मैनुअल कुछ भी करना ना पड़े। इसलिए हम वाउचर पर बिल नंबर को क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। क्लियर है? कहाँ सेट करना चाहते हैं? वाउचर पर। कौन से वाउचर पर? परचेज पे कि सेल पे? सेल पे। परचेज से हमारा कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परचेज जब हम करेंगे तो सामने वाला बिल देगा, परेशानी सामने वाले की है। और सेल करेंगे तो हम कस्टमर को बिल देते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा फोकस करना सेल पे। आपका जो ट्रेड अकाउंट होता है उसमें 90% हिस्सा जो होता है सेल पे फोकस होता है, इसलिए हमें सेल पे फोकस करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल को ध्यान पे रखते हुए सेल के अंदर कुछ अपग्रेड करने होंगे। तो सेल को अपग्रेड करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप करके बाहर आएंगे। अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करने के लिए कहाँ जाते हैं, ऑल्टर। कहाँ जाएंगे, ऑल्टर। कुछ भी चेंज करना है, सुधारना है, डिलीट करना है तो उसके लिए कहाँ जाते हैं, ऑल्टर। तो यहाँ से हम ऑल्टर पे क्लिक करेंगे। अब ऑल्टर के अंदर क्या करना चाहते हैं, जो हम सुधारना चाहते हैं वो है क्या, वाउचर है। वाउचर का एक टाइप है तो कहाँ जाना पड़ेगा, वाउचर टाइप। समझ में आ रहा है? जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम कुछ नया ऑप्शन चाहते हैं, वो हमारा क्या है, एक वाउचर है। और वाउचर का एक टाइप होता है, क्योंकि बहुत सारे वाउचर होते हैं, इसलिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वाउचर टाइप। क्लियर है? वाउचर टाइप में जाएंगे। कौन सा वाउचर है बेटा, सेल्स वाउचर। जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम अपग्रेड करना चाहते हैं, वो कौन सा वाउचर है, सेल्स वाउचर। क्योंकि सेल्स वाउचर पर हमें ये बिल फॉर्मेट चाहिए। आप चाहें तो पूरे वाउचर पे कर सकते हैं। और इतने वाउचर पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, इसमें से कुछ वाउचर पढ़े हमने, इतने वाउचर हमको पढ़ने हैं पूरे टैली के अंदर। क्लियर है? तो हमें कौन सा वाउचर यूज करना है, सेल्स। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेल्स वाउचर। किसी को डाउट है क्या? क्लियर है? सेल्स वाउचर आ गया। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखो लिखा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो उस ऑप्शन पे जाना है। ऑटोमेटिक ही चाहिए था, ऑटोमेटिक ला लिए। उसके नीचे ऑप्शन है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम जो नंबर फॉर्मेट है उस नंबर फॉर्मेट पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन डालना चाहते हैं, एडवांस डिटेल डालना चाहते हैं। तो एडवांस डिटेल डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। क्लियर है प्रवेश? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। ये पैनल कैसे आया, समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ से हम बैक चले गए, वाउचर टाइप में आए। वाउचर टाइप में सेल्स वाउचर को सिलेक्ट किए। यहाँ पर मेथड आप वाउचर नंबरिंग के जस्ट नीचे लिखा हुआ है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? इस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर ये पैनल आता है। अब इस पैनल को समझिए। ठीक है? इंग्लिश्वर समझ में आ रहा है? पैनल में सबसे पहला लिखा है स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर का मतलब है कि बिल नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है? क्वेश्चन में दिया 1 से, लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर आप गए काम करने के लिए, पुरानी कंपनी है, पुराने तरीके से काम कर रही थी। अब उन्होंने एक नया अकाउंटेंट रखा, आपको रखा, ताकि आप कंप्यूटर पे काम कर सकें। तो जाहिर सी बात है पुराने डिटेल के साथ काम करना पड़ेगा, नए डिटेल के साथ काम नहीं करना होगा। तो हो सकता है उनके पास पहले से 355 का बिल कटा होगा। मान लीजिए पहले से उन्होंने कागज पेंसिल से बनाया होगा, रसीद बिल बुक का यूज किया होगा, तो उसमें बिल नंबर क्या था, लास्ट 355। अब वो कंपनी या वो ऑनर बोल रहा है आपको कि इसी बिल क्रमांक को आगे बढ़ाना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 355 लेना है या 356 लेना है, और 356 से वो आगे बढ़ेगा। समझ आई बात? क्लियर है? तो स्टार्टिंग नंबर मतलब है कि बिल कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। क्लियर है? फिलहाल हमारी इस कंपनी पे, श्री राम कंप्यूटर सॉफ्ट की कंपनी पे, जो बिल नंबर स्टार्ट करने हैं वो कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 1 से। इसलिए हम क्या देंगे, 1 देंगे। उसके बाद है विथ आप न्यूमेरिकल पार्ट। जो नंबर आप स्टार्ट कर रहे हैं उस नंबर के साथ कोई और नंबर पार्ट यूज करना चाहते हैं क्या? जैसे कि अधिकतर लोग 00 यूज करते हैं, 00 यूज कर लेते हैं, सिंगल 0 यूज कर लेते हैं। तो वो 0 अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक और ऑप्शन है प्रीफिल विथ 0। प्रीफिल मतलब पहले से फिल हो जाएगा 0। तो हम ये चाहते हैं कि पहले से फिल हो जाए 0, तो हम नहीं डालते। क्लियर आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आता है ऑप्शन रीस्टार्टिंग नंबर। ऊपर नंबर तो दे दिए 1, लेकिन वो नंबर कितने बार और कब कब रीस्टार्ट होना चाहिए, मतलब फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाए। क्योंकि यहाँ पर हम जो सेट करना चाहते हैं वो मंथली सेट करना चाहते हैं। अगर मैं अप्रैल का बिल बना रहा हूँ
और मई में बिल बनाता हूँ तो मई में फिर से 01 चाहिए ना, फिर उसके बाद जून में फिर से 01 चाहिए, मतलब मंथ के हिसाब से वो रिस्टार्ट होना चाहिए, ये हम चाहते हैं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ से हमने डाल दिया 1 अप्रैल 2019, यहाँ पर रिस्टार्टिंग 1 डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या लेना है, मंथली लेना है, क्योंकि मंथली स्टार्ट चाहिए तो मंथली डाल दिए। फिर यहाँ पर मई का तो 5 हमने डाल दिया। यहाँ पर कौन सा महीना, ये आपका मंथली होगा। फिर आपका जून, ठीक है, ये भी आपका मंथली होगा। समझ में आ रहा है ना क्यों डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मंथली पूरा आपको करना है, लिखना, याद रखना। जुलाई के बाद आपका अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, ठीक है, फिर नवंबर, ठीक है, फिर आपका दिसंबर, फिर आपका जनवरी, फिर आपका फरवरी, ठीक है, और मार्च। लास्ट मार्च होगा हमारा, क्योंकि अप्रैल से मार्च जाते हैं फाइनेंशियल, क्लियर है। तो हर महीने का जो बिल होगा उनका स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा, 1। इसलिए हर महीने का बिल क्रमांक क्या रहेगा, 1 से स्टार्ट होगा और महीने का बिल हमें अलग पता चल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से एंटर आ जाएंगे। अब आते हैं प्रीफिक्स डिटेल पे। अब प्रीफिक्स डिटेल पे हम क्या चाहते हैं कि हर महीने पे उनका मंथ लिखा हो, ये चाहते हैं ना। यहाँ पर सेट करना पड़ेगा एप्लीकेबल 1 अप्रैल, क्या चाहिए, अप्रैल लिखा होना चाहिए, ठीक है। मई में क्या चाहिए, मई लिखा होना चाहिए, डालना पड़ेगा ना। जून में क्या चाहिए, जून लिखा हुआ चाहिए, ठीक है, ऐसे स्लैश लगाना है ना। फिर आपका जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, है ना, दिसंबर और जनवरी, मार्च, ठीक, ये हमने डाल दिया। क्लियर तक समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे डेट एप्लीकेबल आते जाएगा उसके हिसाब से वो मंथ के हिसाब से वो मंथ वहाँ पर नंबर आ जाएगा, क्लियर है। एंटर कर देंगे। अब चाहिए क्या, सफिक्स डिटेल। सफिक्स मतलब बाद में क्या चाहिए, तो हमको चाहिए ईयर। तो यहाँ से 1 अप्रैल से जो ईयर रहेगा वो क्या रहेगा, 2019। लेकिन यही जो है 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, 2020। दो ही चाहिए, मंथ वाइज तो नहीं होगा ना ईयर, जनवरी के बाद ही चेंज होगा ना। तो जो चेंज होगा वो हमने डाल दिया, क्लियर है। एंटर कर देते हैं। उसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हो गया अपग्रेड। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, वाउचर पे लाता हूँ, देखो आ गया अप्रैल, ठीक है। कौन सा बिल नंबर है, 2019। अब 2019 जो आ रहा है वो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्लैश नहीं लगाया है। तो स्लैश लगा देते हैं। देखो वाउचर टाइप क्या नहीं लगाया, भूल गए, देख लीजिए। ये देखो 2019 जो लिखे ना उसमें स्लैश नहीं लिखे, इसलिए वो एक साथ हो गया है ना। उसको हम क्या करना है, हमको अलग अलग करना है, उसमें स्लैश लगा देंगे। ये स्लैश ऐसे लिख देना है ना, ठीक है। अब ठीक है। अब देखिए अब आ गया अलग अलग। अब अगर मैं डेट चेंज करता हूँ, देखो 1/6 कर देता हूँ, तो देखो जून लिख के आ रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं मंथ पे आऊँगा वैसा वैसा वो चेंज हो जाएगा। तो ये कब संभव हुआ, जब हमने वाउचर पर बिल नंबर सेट किया, तो वो क्वेश्चन पे दिया हुआ। क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने वाउचर पर, कोई भी वाउचर पर हो, जिस वाउचर पे आपको बिल नंबर सेट करने की जरूरत पड़ रही है, उस वाउचर पर जाके आप क्या कर सकते हैं, बिल नंबर सेट कर सकते हैं। हो जाएगा।